हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में खरपतवार प्रबंधन के लाभ और हानि और खरपतवार प्रबंधन के कुछ प्रकार ऋतुओं के आधार पर उसको हम लोग जो है देख चुके थे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, आज के हमारे जो लेक्चर है उसमें खरपतवार के वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों, आज का यह जो लेक्चर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यह जो टॉपिक अच्छे से समझना है, तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक हम लोगों के साथ बने रहिएगा। आई होप आपको यह जो आज का वीडियो है बहुत पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का हमारा जो वीडियो है पसंद आता है तो आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है देखना स्टार्ट करते हैं खरपतवार के वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों, खरपतवार को जो है बहुत सारे तरीकों से जो है उसको अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले खरपतवार। खरपतवार को दोस्तों सबसे पहले जीवन चक्र के आधार पर जीवन चक्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, इसको जो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसको जो है तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भागों में? 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और तीसरा होता है आपके पास में बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो आपका जो 1 वर्षीय खरपतवार है, इसको हम लोग जो है एनुअल वीट के नाम से भी जानते हैं, एनुअल वीट के भी नाम से जानते हैं। और इस प्रकार का जो खरपतवार रहता है वो क्या होता है, वह जो है अधिकतर बीजों के द्वारा पैदा होता है। किसके द्वारा? बीजों के द्वारा पैदा होता है। और यह जो है अपना लाइफ साइकिल जो है, अपना जीवन चक्र जो है 1 साल में पूरा कर लेता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इसको 1 वर्षीय खरपतवार के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, यह जो आपका 1 वर्षीय खरपतवार है, इसको जो है मौसम के आधार पर जो है इसको 3 उपवर्गों में और विभाजित किया गया है। कितने उपवर्गों में? 3 उपवर्गों में और इसको विभाजित किया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला रहेगा आपका खरीफ मौसम के आधार पर। इसको 3 भागों में बांटा गया। आपका सबसे पहला रहेगा आपके पास में खरीफ मौसम के आधार पर, दूसरा रहेगा आपका रबी मौसम के आधार पर और तीसरा रहेगा आपका ग्रीष्म मौसम के आधार पर। ठीक है, तो खरीफ मौसम के आधार पर मतलब क्या होगा, आपका खरीफ वृक्ष होगा। खरीफ मौसम के आधार पर जो खरपतवार होगा वो कौन कौन सा होगा, आपका नाम याद रखेंगे दोस्तों, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वह होगा आपका कैना, विष खपड़ा और पत्थल चट्टा। ये जो है आपका तीन जो है क्या है, 3 खरपतवार है जो आपका मोस्टली जो है खरीफ फसल के दौरान होता है। अब उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ दूसरा जो है रबी वृक्ष के बारे में, रबी खरपतवार के बारे में। तो ये क्या होगा आपका, इसमें आपका आता है बथुआ और पीली धतूरा और पिपरी। ये जो है आपका 3 प्रकार का जो है खरपतवार है जो मोस्टली आपका रबी फसल के दौरान पाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ तीसरा ग्रीष्म काल में होने वाले खरपतवारों के बारे में, मतलब आपके समर वृक्ष के बारे में। तो इस मौसम में जो है क्या निकलता है, इस मौसम में जो भी वृक्ष है आपका खरीफ फसल के दौरान ही निकल जाता है। और इसमें पाए जाने वाले जो मुख्य ग्रीष्मकालीन खरपतवार है वह है आपका मोथा नाम का जो खरपतवार है वह जो मुख्यतः आपका कब पाया जाता है, ग्रीष्मकालीन खरपतवार के दौरान। अब बात करता हूँ दोस्तों, अब मैं दूसरा द्विवर्षीय खरपतवार के बारे में। तो द्विवर्षीय खरपतवार यह जो है आपका क्या है, इसको हम लोग जो है बेनियल वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, बेनियल वृक्ष। और इसमें आपका क्या होगा, यह आपका ऐसे खरपतवार होगा जो कि आपका 2 साल में पूरा होता है। ठीक है, 2 साल में होगा। पहले साल में इसमें जो है क्या होगा, पहले साल में इसमें बीज आता है
और यह जो है दूसरे साल तक यह जो है आपका चलते रहता है। इसमें होने वाले जो आपका जो मुख्य फसल है वह है आपका, मुख्य जो खरपतवार है वह है आपका जंगली गाजर, यह आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है तीसरा आपका जो है बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार यह है आपका पेरेनियल वृक्ष। तो पेरेनियल वृक्ष दोस्तों आपका यह जो है दो प्रकार का होता है। आपका यह होता है आपका शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार और काष्ठीय। एक होगा आपके पास में शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार और दूसरा होगा आपके पास में काष्ठीय बहुवर्षीय खरपतवार। तो दोस्तों यह जो शाकीय बहुवर्षीय खरपतवार है इसको हम लोग जो है हर्बेसियस पेनिकल वृक्ष के नाम से जानते हैं। और ये जो खरपतवार है ये प्रायः क्या होता है, प्रायः उगने के दूसरे वर्ष में क्या करता है, बीज जो है पैदा करना प्रारंभ करता है। और जो है क्या होगा, दूसरे वर्ष में बीज पैदा करने के बाद यहाँ जो है आपका फिर से यहाँ जो है नए पौधों को जन्म देता है और हर वर्ष जो है नए बीज उत्पन्न करते जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है मुख्य जो होने वाला जो खरपतवार होगा वह होगा आपका जॉनसन घास। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके बाद में फिर जो है काष्ठीय खरपतवार की। इसको हम लोग जो है वुडी पेनिकल वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो यह दोस्तों आपका कैसे खरपतवार है, इस वर्ग के खरपतवार उगने के कई वर्ष के बाद क्या करना स्टार्ट करता है, बीज पैदा करना प्रारंभ करता है। लेकिन एक बार बीज पैदा करना आरंभ करने के बाद क्या होता है, यह जो है हर साल बीज पैदा करते जाता है। ठीक है, तो अब इसमें इस समुदाय में होने वाले मुख्य जो आपके जो खरपतवार है वो कौन सा है, पुटुस है। इसके साथ ही साथ जो झाड़ियां और अन्य जो पेड़ पौधे भी जो होते हैं वह भी जो है आपका बहुवर्षीय खरपतवार के काष्ठीय खरपतवार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका किसके आधार पर, यह हो गया आपका जीवन चक्र के आधार पर। अब मैं बात करता हूं दोस्तों वानस्पतिक परिवारों के आधार पर। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वानस्पतिक परिवारों के आधार पर जो है वानस्पतिक परिवारों के आधार पर जो है खरपतवार को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग है इसमें आपका, सबसे पहला रहेगा आपके पास में आलू परिवार ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनिकल फैमिली। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनिकल फैमिली। तो सबसे पहले है आपके पास में आलू परिवार। तो आलू परिवार में होने वाले आपके जो वेड है खरपतवार है वो कौन सा है आपका, मकोय। अब उसके बाद फिर मैं दूसरा बात करता हूं घास परिवार का। तो घास परिवार में आपका क्या होगा, घास परिवार में होने वाला जो मुख्य खरपतवार होगा वह होता है आपका दूब घास। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूं तीसरा खरपतवार का, किसके बेसिस पे, वनस्पतिक परिवारों के बेसिस पे। तो यह है आपका प्याज परिवार। तो प्याज परिवार में होने वाले आपके जो मुख्य खरपतवार है वह है आपका वन प्याज। अब अगला दोस्तों अब मैं बात करता हूं जूट परिवार के बारे में। तो जूट परिवार में होने वाला आपका जो मुख्य जो खरपतवार है वह है आपका जंगली जूट। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला है हमारे पास में जनन विधियों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन विधियों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन खरपतवार जो है कितने टाइप का होता है, खरपतवार जो है आपका 6 प्रकार का होता है। इसमें आपके जो 6 प्रकार होंगे वो सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला होगा आपका बीजों से पैदा होने वाले खरपतवार।
बीजों से पैदा होने वाले खरपतवार। तो दोस्तों बीजों से पैदा होने वाले जो खरपतवार होते हैं वह क्या होता है, यहाँ आपका मोस्टली जो है 1 वर्षीय एवं द्विवर्षीय खरपतवार होता है। इसके अंतर्गत आपका बथुआ या फिर पीली धतूरा आपकी इसके अंतर्गत आता है। बथुआ या पीली धतूरा यह जो है इसके अंतर्गत आता है, बीजों से पैदा होने वाले खरपतवार के अंतर्गत। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अब वानस्पतिक अंगों से। नेक्स्ट होगा आपके पास में वानस्पतिक अंगों से, वानस्पतिक अंगों से पैदा होने वाले खरपतवार। तो दोस्तों वानस्पतिक अंगों से पैदा होने वाले खरपतवार इसके अंतर्गत आपका कौन सा आएगा, लीवरवर्ट। आप लोग एग्जाम्पल याद रखते जाइएगा, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवरवर्ट। इसके बाद फिर जो तीसरा होगा यह होगा आपका जड़ों से पैदा होने वाले खरपतवार। जड़ों से पैदा होने वाले खरपतवार। तो दोस्तों जड़ों से जब पैदा होने वाले जो खरपतवार होंगे वह होंगे आपका जैसे कि हिरणखुरी या फिर मोथा, हिरणखुरी या मोथा घास जिसको हम लोग बोलते हैं, यह भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं तनों से पैदा होने वाले, तनों से पैदा होने वाले खरपतवार के बारे में। तो दोस्तों तनों से पैदा होने वाले जो खरपतवार है इसके अंतर्गत आपका आता है स्पेक घास या दूब घास, स्पेक घास या दूब घास। अब इसके बाद फिर दोस्तों अब अगला होगा आपका वह है पत्तियों से पैदा होने वाले, पत्तियों से पैदा होने वाले खरपतवार। तो दोस्तों पत्तियों से पैदा होने वाले जो खरपतवार है इसके अंतर्गत आपका आता है बोगेनविलिया, और पत्थल चट्टा। पत्थल चट्टा इसको भी हम लोग जो है इसके अंतर्गत ले सकते हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका बीज एवं वनस्पति से, दोनों तरीके से हो सकता है आपका, वह है आपका बीज एवं वनस्पति से, बीज एवं वनस्पति से पैदा होने वाले खरपतवार। तो इसके अंतर्गत आपका आता है कांस, कांस यह जो है आपका खरपतवार है। अब उसके बाद फिर दोस्तों अब खरपतवार के और प्रकार में आता है जलों के आवश्यकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, जलों के आवश्यकता के आधार पर, जलों के आवश्यकता के आधार पर। तो दोस्तों जलों के आवश्यकता के आधार पर यह जो खरपतवार है उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें से आपका 3 भाग कौन कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों 3 भाग होने वाला है आपके पास में, वह है सबसे पहला जलोद्भिद, या जिसको हम लोग जो है जलीय खरपतवार के नाम से भी जानते हैं, जलोद्भिद, जलोद्भिद। अब उसके बाद फिर दोस्तों नेक्स्ट होता है आपके पास में, वह होता है समोद्भिद, समोद्भिद। और नेक्स्ट होगा आपके पास में वह होगा रेगिस्तानी, रेगिस्तानी खरपतवार। तो दोस्तों यह जो आपका जो जलोद्भिद होता है, जलोद्भिद क्या होगा, जलोद्भिद का मतलब ऐसे खरपतवार जो ज्यादा से ज्यादा जल में रहता है, जो हमेशा जल में रहता है। ऐसे खरपतवार को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो है जलोद्भिद खरपतवार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आपका जो है जैसे कि जलकुंभी, ठीक है, हाइड्रिला, यह जो है इसके अंतर्गत आता है। अब मैं बात करता हूं अगला जो है समोद्भिद। समोद्भिद का मतलब यह जो है जैसे हम लोग जो है अन्य फसल जो बोते हैं, ठीक है, उसमें जो है सबसे ज्यादा जो भी खरपतवार पाया जाएगा वह आपका समोद्भिद होता है। ऐसे खरपतवार जो न कि ज्यादा जल में होगा और न ही ज्यादा सूखे वाले एरिया में होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समोद्भिद खरपतवार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके पास में मोथा और
बथुआ खरपतवार आता है। अब मैं बात करता हूं अगला जो है रेगिस्तानी खरपतवार के बारे में। तो दोस्तों रेगिस्तानी खरपतवार कैसे होगा, ऐसे खरपतवार जो कि आपका सूखा एरिया में पाया जाता है, सबसे ज्यादा सूखा एरिया में पाया जाता है, यह क्या होगा आपका रेगिस्तानी खरपतवार होगा। इसके अंतर्गत आपका जैसे नागफनी है, इसको हम लोग जो है ले सकते हैं, नागफनी है, पत्थर जट्टा, इसको हम लोग जो है इसके अंतर्गत ले सकते हैं। अब नेक्स्ट अब हम लोग जो है देखते हैं आप पत्तियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, पत्तियों के आधार पर। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पत्तियों के आधार पर जो है खरपतवार को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं, यह है आपका चौड़ी पत्तियों वाली और दूसरा है आपके पास में संकरी पत्तियों वाली। चौड़ी पत्तियों वाली और दूसरा है आपके पास में संकरी पत्तियों वाली खरपतवार। तो देखो दोस्तों क्या होता है आपकी चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, जिसका जो है पत्ती जो है ज्यादा चौड़ा होगा वह क्या कहलाता है आपका चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवार कहलाएगा। इसके अंतर्गत आपका बथुआ आता है। और इसके बाद फिर मैं बात करता हूं अगला जो है सकरी पत्तियों वाली के बारे में। तो जिसका जो पत्ता है उसका जो है विड्थ जो है उसकी चौड़ाई जो है कम होगी, वह क्या कहलाएगा आपका सकरी पत्तियों वाली खरपतवार कहलाता है। तो इसके अंतर्गत आपका जैसे दुब घास है, मोथा है, इसको हम लोग ले सकते हैं। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूं अगला जो है फसल संबंध के आधार पर या सापेक्ष स्थिति के आधार पर। इसको फसल संबंध के आधार पर या सापेक्ष संबंध के आधार पर बोला जा सकता है, सापेक्ष संबंध के आधार पर। तो दोस्तों सापेक्ष संबंध के आधार पर जो है खरपतवार को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग है आपका, निरपेक्ष पूर्ण खरपतवार, तीन भागों में बांटा गया है आपका। वो कौन कौन सा तीन भाग रहेगा, निरपेक्ष, निरपेक्ष पूर्ण खरपतवार, और अगला होगा आपके पास में सापेक्ष खरपतवार, और अगला होता है वह है अवांछित खरपतवार। अवांछित खरपतवार। तो दोस्तों चलिए अब एक एक करके अब हम लोग जो है तीनों को देखते जाते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए आप लोग जो है निरपेक्ष पूर्ण खरपतवार को, इसको जो है एब्सोल्यूट विड्थ के नाम से भी जाना जाता है, एब्सोल्यूट विड्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है क्या बोला जाए, क्या होगा यार, यह जो आपका जो खरपतवार है वो इस वर्ग में हमेशा खरपतवार पौधे ही आते हैं। और कैसे होंगे, जो फसलों को सदैव क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आपका बथुआ हो गया, ठीक है, या सत्यानिशी हो गया, या फिर कृष्णनील हो गया। यहाँ आपके कैसे पौधे हैं जो हमेशा जो है फसलों को क्या करेगा, फसलों को जो है नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसे खरपतवार किसमें आएगा आपका, निरपेक्ष खरपतवार में। सापेक्ष खरपतवार होगा, सापेक्ष खरपतवार क्या होगा, यह जो है आपका दूसरे प्रकार के क्या होता है, फसल के पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, बिना उगे मुख्य पौधों के साथ में, बिना उगाए मुख्य पौधों के साथ में स्वतः उग जाते हैं। जैसे कि क्या होता है यार आपका, जैसे कि गेहूं के साथ में जौ, ठीक है, जैसे कि गेहूं के साथ में जौ, यह क्या हो जाता है आपका, यह जो है बिना उगाए उग जाता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, यह जो है इसको जो है तीन भागों में और चार भागों में और बांटा गया है। इसमें आपका कौन कौन सा है, आपत्तिजनक खरपतवार। सबसे पहला क्या होगा, आपत्तिजनक सापेक्ष खरपतवार। ये क्या होगा, ऐसे खरपतवार के बीच जो मुख्य फसल में मिल जाने पर उसको अलग करना कठिन होता है। जैसे कि क्या होता है यार, सरसों में जैसे सत्यानिशी, और बरसीम में कसनी, और रिजके में अमरबेल। यह जो है जब उसमें मिल जाता है तो फिर दोनों का जो है बीज क्या होता है, समान होता है। इसके वजह से हम लोग क्या नहीं कर पाते, इसको अलग नहीं कर पाते। और दूसरा होता है नेक्स्ट आपका इसमें सैटेलाइट खरपतवार। सैटेलाइट खरपतवार क्या होगा, खरपतवार का मुख्य फसल के साथ पकते हैं और क्या होता है, और कटाई के समय क्या हो जाता है, दोनों जो है कटाई के दौरान फसल में मिल जाता है। यह क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका सैटेलाइट खरपतवार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आपका जैसे कि जौ में जंगली जई का मिलना, यह क्या कहलाएगा आपका, यह आपका सैटेलाइट खरपतवार का उदाहरण है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगला जो है रोग्यु व अवांछित सापेक्ष खरपतवार की। तो रोग्यु व अवांछित सापेक्ष खरपतवार क्या होगा,
ठीक है। तो यह आपका क्या होता है, ऐसे अवांछित उसी फसल के पौधे जो मुख्य फसल के साथ होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, वह जो है आपका अवांछित या रोग्यु फसल कहलाता है। अवांछित फसल आपका दिया भी गया है, या आपका सापेक्ष फसल के अंतर्गत भी ले सकते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या कहलाएगा, मतलब जो अन्य उसी के जैसे दिखने वाले पौधे जो है क्या होंगे, उसी फसल के साथ में मिल जाते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका, वह जो है आपका अवांछित फसल कहलाता है। जैसे कि गेहूं के कल्याण सेना किस्म के साथ में जो है और अन्य किस्म, जैसे मैं बात करता हूँ गेहूं के सोनालिका किस्म, ठीक है, वह जो है क्या हो जाता है, वह जो है उसके साथ में मिल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है अवांछित खरपतवार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको जो उखाड़ने की जो प्रक्रिया रहती है, इसको मतलब अलग करने की जो प्रक्रिया रहती है, इसको हम लोग जो है रोगिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जैसे कि और गेहूं में और क्या हो सकता है, गेहूं में जो है गुल्ली डंडा एवं धान में जो है जंगली धान, यह भी क्या हो सकता है, मिल सकता है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग जो है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे यार, रोग्यु है या अवांछित फसल के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट होता है दोस्तों आपके पास में नकलची सापेक्ष खरपतवार। नकलची सापेक्ष खरपतवार, यहां क्या होगा, खरपतवार जो अकारिक रूप से मुख्य फसल के समान होता है, खरपतवार जो अकारिक रूप से मुख्य फसल के समान होता है, यह क्या कहलाएगा आपका, नकलची खरपतवार। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था मैं, गेहूं में गुल्ली डंडा एवं धान में जंगली धान, यह क्या कहलाएगा आपका, नकलची खरपतवार कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब है आपका अगला, परजीविता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पैरासिटिज्म, परजीविता के आधार पर। तो दोस्तों परजीविता के आधार पर जो है आपका खरपतवार को जो है दो भागों में बांटा गया है। परजीविता के आधार पर जो है खरपतवार को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा दो भागों में बांटा गया है, सबसे पहले है आपके पास में परजीवी खरपतवार, दूसरा है आपके पास में अपरजीवी खरपतवार, अपरजीवी खरपतवार। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं परजीवी खरपतवार के बारे में। तो परजीवी खरपतवार के अंतर्गत आपका कौन कौन सा पौधा आता है। परजीवी खरपतवार सबसे पहले होगा क्या, मतलब ऐसे खरपतवार जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो है परजीवी खरपतवार के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका अमरबेल है, ओरा बैंकी है, स्ट्राइगा है, यह जो है आपका परजीवी खरपतवार के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग जो है पैरासाइटिक खरपतवार भी बोलते हैं, ठीक है, पैरासाइटिक विट्स भी बोलते हैं। तो यह जो है दोस्तों आपका जो परजीवी खरपतवार है उसको जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण तना परजीवी, अर्ध या अल्प तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, और दोस्तों दूसरा है आपके पास में अर्ध या अल्प तना परजीवी। ये दो भागों में बांटा गया। ये क्या क्या होता है, ऐसे खरपतवार जो मुख्य फसल के तने से पानी व भोजन के लिए जुड़ा रहता है, यह क्या कहलाएगा आपका, तना परजीवी कहलाएगा। ऐसे खरपतवार जो मुख्य फसल के तने से पानी, पोषण व भोजन से जुड़े रहते हैं, यह क्या कहलाएगा आपका, तना परजीवी। और तना परजीवी को जो है दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है, पूर्ण तना परजीवी और अर्ध तना परजीवी। तो पूर्ण तना परजीवी क्या होगा, जैसे आपका इसके अंतर्गत अमरबेल, डोडर, जिसको जो हम लोग कसकुटा, रफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, यह इसके अंतर्गत आएगा। वह इसके जो है पोषी फसल होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे मिर्च है, मूंगफली है, प्याज है और दालें, यह जो है इसके पोषक फसल है। अब मैं दूसरा बात करता हूं अन्य या अल्प तना परजीवी की। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है लोरेंथस और इसके जो है जैसे कि इसके जो है
पोषी फसल कौन से होंगे इसके, जैसे आम है, एवं बागानी फसल में जैसे कि हम लोग लेते हैं चाय, तो यह जो है इसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे जो है जड़ परजीवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जड़ परजीवी के बारे में। तो जड़ परजीवी क्या होगा, ऐसे परजीवी खरपतवार जो पोषी फसल के जड़ों से जुड़े रहते हैं, किसके लिए, अपने पोषण के लिए। ठीक है, तो यह क्या होगा, ऐसे फसल को हम लोग जो है जड़ परजीवी के नाम से जानते हैं। तो जड़ परजीवी भी जो है दोस्तों आपका दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, यहाँ पे आपका जैसे तना परजीवी दो टाइप का था, तो यहाँ पे आपका जड़ परजीवी भी दो टाइप का होगा, कौन कौन सा, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, तो अब दोनों दोस्तों अब होता क्या है इसमें, इसके अंतर्गत जैसे पूर्ण जड़ परजीवी की मैं बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत आपका आता है परमपैकी। ठीक है, तो इसके जो पोषी फसल है उसके बारे में आपको पूछा सकता है, तो इसके पोषी फसल होंगे वह होंगे आपको आपका सरसों एवं सोलनसी कुल के पौधे। तो सोलनसी कुल के पौधे कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, जब हम लोग जो है फसलों के बारे में पढ़े थे, तो फिर सोलनसी कुल के जो पौधे होंगे वो टमाटर या बैगन ऐसे जो फसल है वो क्या है आपके सोलनसी कुल के पौधे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों दूसरा जो है अर्ध या अल्प परजीवी के बारे में, जड़ परजीवी के बारे में। तो इसके अंतर्गत आपका जैसे कि रुखड़ी है और बीच बीड है, जिसको हम लोग स्ट्राइगा के नाम से भी जानते हैं, ऐसे फसल जो है ऐसे परजीवी जो है आते हैं। और इसका जो पोषी फसल होगा वो कौन कौन सा होगा, इसका पोषी फसल होता है वह होता है बाजरा, मक्का, गन्ना और सूरजमुखी। ये तो हो गया दोस्तों अब जो है इसके वर्गीकरण के बारे में। अब मैं बात करता हूँ खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है दोस्तों मोस्टली जो है 4 विधि अपनाया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 4 विधि अपनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला है आपके पास में यांत्रिकी विधि, दूसरा होता है आपके पास में कृषि विधि, तीसरा होता है जैविक विधियां, और चौथा होगा दोस्तों वह है रासायनिक विधियां। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है एक एक करके चारों विधियों के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो है इसके अंतर्गत यांत्रिकी विधियों के बारे में। तो यांत्रिकी विधियों का मतलब, यांत्रिकी का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग जो है मशीनों का उपयोग करेंगे, साथ ही साथ मजदूरों का उपयोग करेंगे। ठीक है, यह क्या कहलाएगा आपका यांत्रिकी विधियां कहलाता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम लोग ले सकते हैं हाथ से खरपतवारों को उखाड़ना। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ले सकते हैं हाथ से खरपतवारों को उखाड़ना। ठीक है, यह आपका यांत्रिकी विधि के अंतर्गत आएगा। या फिर मैं दूसरा ले सकता हूँ निराई या गुड़ाई करके। ठीक है, निराई गुड़ाई करके, तो इसके लिए हम लोग जो है यंत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका खुरपी है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं यार, निराई गुड़ाई में मतलब जो है एक एक जो खरपतवार है उसको जो है निकालते हैं। अब मैं बात करता हूँ तीसरा जो है कटाई के द्वारा। ठीक है, कटाई का जो मुख्य उपयोग है ऐसे इसका उपयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, जैसे आपका दूब घास है, इसके लिए हम लोग जो है कुछ यंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग जो है मूवर के नाम से भी जानते हैं। इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके अगले विधि के बारे में। तो इसका अगला विधि हो सकता है कृत्रिम आवरण। इसका अगला विधि हो सकता है कृत्रिम आवरण, जिसको हम लोग जो है मल्चिंग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि जहां पे कोई खरपतवार है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भूसे का या फिर अन्य जो है सूखे पदार्थों का वहां पे जो है एक मोटा सा लेयर वहां पे डाल देते हैं। तो फिर क्या होगा, मोटा सा लेयर डालने के बाद वहां पे जो है वो जो खरपतवार के जो पौधे हैं उसको जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं मिल पाएगा, जिससे वहां क्या हो जाता है, जिससे वहां जो है उससे दब के मर जाता है। यह क्या कहलाएगा आपका कृत्रिम आवरण या फिर मल्चिंग। अब मैं बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट जो है इसके बारे में, इसकी विधियों के बारे में, वह है पानी भरना। ठीक है,
मतलब जैसे कि क्या हो गया, जैसे कोई हम लोग जो है कोई फसल लगाए, फसल जो है बड़ा हो गया है, अब जो खरपतवार है वह जो है छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, खरपतवार के ऊपर लेवल तक हम लोग जो है उसमें पानी भर देते हैं। तो पानी भर देंगे तो फिर क्या होगा, जब पानी भर देंगे तो खरपतवार जो है अच्छे से उसको वो जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, जिससे उसमें क्या नहीं होगा, जिससे वो उसको जो है अच्छे से पोषण नहीं मिल पाएगा और वह जो खरपतवार है वह जो है मर जाता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसका जो है अगला विधि है वह जलाकर। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम लोग फसल नहीं बोए हैं, फसल नहीं बोने से पहले ही कभी कभी क्या हो जाता है, खरपतवार जो है उसमें उग जाता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है जलाकर भी खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। यह भी यांत्रिक विधि के अंतर्गत आता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वह है आपका भू परिष्करण करके। ठीक है, भू परिष्करण का मतलब होता है जुताई। ठीक है, गहरी जुताई। मतलब क्या करेंगे यार, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है जब गहरी जुताई करेंगे तो फिर क्या होगा, जो खरपतवार के जो बीज है वहाँ ऊपर में पड़े रहता है, जमीन के ऊपर में पड़े रहता है, भूमि के, वहाँ क्या हो जाता है, ज्यादा अंदर तक जब दब जाता है, जिसके वजह से उसमें अंकुरण नहीं आ पाता और वह जो है वहाँ पे मर जाता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगली विधि वह है आपका कृषि विधि के बारे में। कृषि विधि में जो है सबसे पहले हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं वह है फसल चक्र अपनाना। ठीक है, फसल चक्र से क्या होगा, जैसे कि हम लोग जो है कोई फसल अभी रबी के फसल पे बोए हैं, उसका फिर खरीफ फसल में उसमें चेंज कर दिए, अलग फसल बोए, तो फिर क्या होना है कि वह जो आपका जो खरपतवार है उसको जो या तो आसानी से छांट के निकाला जा सकता है, या तो वह जो है दूसरे फसल में वह जो है खरपतवार उग नहीं पाता है, जिसके वजह से वह जो है खरपतवार जो है खत्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है खाद के बारे में। ठीक है, खाद के बारे में, वहां पे हम लोग जो है कुछ जो है खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपका जो खरपतवार है वह जो है दोबारा नहीं होगा। या फिर मैं बात कर सकता हूँ कुछ जो है भूमि सुधारक विधियों की, या फिर जो है फसलों की छांट की, मतलब अलग अलग जो है खरपतवार होते हैं और अलग अलग जो है फसल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है दोनों को अलग अलग छांट सकते हैं। उससे भी क्या होगा, आपका जो है खरपतवार है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, या फिर जो है फसलों की जातियों की छांट से भी इसको अलग कर सकते हैं, या तो फिर कम जुताई करके भी कर सकते हैं, या फिर जो है इसको परखी छोड़कर भी हम लोग जो है खरपतवार को जो है वहां पे खत्म कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके जो है जैविक विधियों के बारे में। तो ऐसे जो है इसको जो है जैविक विधियों से जो है खरपतवारों को नष्ट करने के विधि में हम लोग क्या करते हैं, कीट पतंग, जीवाणु और अनेक प्रकार के वनस्पतियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसके जो मुख्य जैविक विधि होंगे वो कौन कौन से होते हैं, बायो एजेंट द्वारा, या फिर दूसरा चयनित कीटों के द्वारा, या तीसरा होता है रोगों द्वारा नष्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे अब मैं बात करता हूँ पहला जो है बायो एजेंट के द्वारा। तो बायो एजेंट के द्वारा कैसे होता है, कांस को नष्ट करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, बास्केट नामक ग्रॉस का उपयोग करते हैं। और नागफनी को जो है नष्ट करने के लिए, नागफनी को नष्ट करने के लिए मोथ बटर, ठीक है, इसका उपयोग किया जा सकता है। या फिर भारत में जो है औरम्बेकी सरनम को क्लोरोसिलेट करने के लिए बीमारी को नष्ट कर, क्लोरोसिलेट से भी इसको जो है इस बीमारी को नष्ट किया जा सकता है। अब मैं दोस्तों अब बताता हूँ आगे आपको जो है चयनित कीटों के द्वारा, कि चयनित कीटों के द्वारा कैसे किया जा सकता है। जैसे इसमें चयनित कीट कौन कौन सा आएगा, आपका डेप्टेरा है, कोलियोप्टेरा है, और हेमिटेरा है, और लेपिडोटेरा है, एग्रोमोजा है, और क्रेसीडोसेमा है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे द्वारा हम लोग जो है इस कीटों के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कीट के बारे में, क्रेसीडोपियस लैंटिना, इसके द्वारा जो है कौन से खरपतवार को, लैंटिना खरपतवार को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। कौन से कीट के द्वारा, क्रेसीडोपियस लैंटिना के द्वारा। अब मैं बात करता हूँ दूसरा जो है मोथा खरपतवार को जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, वह है आपका बैक्टेरा वेरुटेना। इसके द्वारा हम लोग जो है मोथा खरपतवार को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाजर घास की। तो गाजर घास को दोस्तों जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं जलकुंभी की। तो जलकुंभी को जो है नियोचेटिना इरकोनी के द्वारा
नियंत्रित कर सकते हैं। अब है अगला आपका जलीय पापद। ठीक है, जलीय पापद भी आपका क्या है, एक प्रकार का खरपतवार है। इसको हम लोग जो है कॉर्स फिश या चाइनीज ग्रॉस कार्प के द्वारा हम लोग जो है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब अगला है आपका जो है वाटर फर्न। तो वाटर फर्न आपका क्या है, एक प्रकार का खरपतवार है। इसको भी हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, किसके द्वारा, इसको जो है आपका क्रेस्टोबेगस साल्विनी के द्वारा इसको हम लोग जो है नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो है रोगजनक। तो रोगजनक के अंतर्गत आपके जो है कौन कौन सा आता है, रोगजनक जो रोगों को नष्ट करता है उसके द्वारा आपका जैसे वायरस है, फफूंदी है, ठीक है, मतलब फंगस है या फिर जीवाणु। चलिए दोस्तों, अभी तक अब हम लोग देख लिए थे जैविक विधियों के बारे में भी, अब हम लोग देखते हैं रासायनिक विधियों के बारे में। तो दोस्तों यह जो रासायनिक विधियों को जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, वर्णात्मक शाकनाशी और अवर्णात्मक शाकनाशी। तो वर्णात्मक शाकनाशी में जो है दोस्तों आपका जो है दो विधियों को लिया गया है, जिसमें आपका है पर्णिम छिड़काव और मृदा प्रयोग। और उसके बाद फिर अब मैं बात करता हूं दूसरा जो है अवर्णात्मक शाकनाशी के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो है दो पॉइंट्स लिया गया आपका, पर्णिम छिड़काव और मृदा प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है अब हम लोग देखते हैं शाकनाशी रसायनों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, रासायनिक विधियों के बारे में पहले देख लेते हैं। तो रासायनिक विधियां क्या होगा, जैसे आपका 2,4-D का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, 2,4-D का प्रयोग गेहूं व अन्य फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए लेके आता है। ठीक है, तो शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका खरपतवारों के चयन के आधार पर वर्गीकरण। तो खरपतवार के आधार पर जो इसको वर्गीकरण कैसे किया गया है, खरपतवार के चयन के आधार पर वर्गीकरण, ये शाकनाशी खरीफ फसलों में टारगेट पौधे जैसे आपका खरपतवार को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे इसमें आपका इसके अंतर्गत आ जाता है 2,4-D और एंट्राजीन और सिमजीन, यह जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आगे जो है अवर्णात्मक शाकनाशी के बारे में। तो अवर्णात्मक शाकनाशी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अवर्णात्मक शाकनाशी मतलब ऐसे शाकनाशी जो खरपतवारों के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं, ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका अवर्णात्मक शाकनाशी कहलाएगा। जैसे कि सड़कों के किनारे या खरपतवार बहुमूल्य वाले आकर्षित क्षेत्रों में इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। जैसे कि आपका आता है इसके अंतर्गत डाइक्वाट या पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट इत्यादि, इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अवर्णात्मक शाकनाशी के नाम से भी जानते हैं। यह जो है सभी प्रकार के पौधों को नष्ट कर देता है। और अनुप्रयोग समय के आधार पर इसको जो है रासायनिक विधियों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, फसल के बुआई के पूर्व और अंकुरण के पूर्व और अंकुरण के बाद। ठीक है, तो दोस्तों फसल के बुआई के पूर्व का मतलब क्या होगा, खेत की तैयारी के बाद व फसल के बुआई के 1 से 2 दिन के पहले इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है फ्लोक्लोरिन, जिसको हम लोग जो है बेसिलिन के नाम से भी जानते हैं, या फिर आपका आता है ट्राइफ्लोरेलिन के नाम से भी। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट आपका अंकुरण के पूर्व। तो अंकुरण के पूर्व मतलब जो है फसल बुआई के पश्चात जब अंकुरण नहीं हुआ है, मतलब खरपतवार उगने के पूर्व या बाद, दोनों में इसको किया जा सकता है, लेकिन फसल के अंकुरण के पूर्व हमको क्या करना है, इसका प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है कौन कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका आएगा एट्राजीन, एल्क्वालोर, ब्यूटाक्लोरोल और पेंडामेथिनिन, यह जो है इसके अंतर्गत आता है। अब मैं बात करता हूं आगे जो है अंकुरण के बाद वाले शाकनाशी के बारे में। ठीक है, खरपतवार नाशी के बारे में। यह शाकनाशी फसल अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा आएगा, 2,4-D आइसोप्रोट्यूरॉन, ये जो है आपका अंकुरण के बाद प्रयोग होने वाले शाकनाशियों के अंतर्गत आता है। और जो है दोस्तों अब इसका नेक्स्ट वर्गीकरण के बारे में मैं बात करता हूं, तो वह क्या रहेगा, शाकनाशियों के कार्य के विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो यह जो है आपका 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है आपका संपर्क खरपतवार नाशी। तो संपर्क खरपतवार नाशी क्या होगा आपका, यह खरपतवार को संपर्क में आने पर
नष्ट कर देता है। इसके अंतर्गत आपका जो है कौन सा खरपतवारनाशी आएगा, कौन सा शाकनाशी आएगा, पैराक्वाट एवं प्रोपेनिल। ठीक है, यह इसके अंतर्गत आता है। अब मैं बात करता हूं अगला खरपतवार की नाशी के बारे में। तो यह है आपका स्थानांतरित या फिर दैहिक खरपतवार नाशी। तो ये क्या होगा, खरपतवार नाशी जो खरपतवारों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं वह इनके यांत्रिक कार्यों को प्रभावित कर नष्ट कर देते हैं। ये क्या कहलाएगा, आपका स्थानांतरित या फिर दैहिक खरपतवार नाशी कहलाता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सा खरपतवार नाशी आएगा, ग्लाइफोसेट और आइसोप्रोट्यूरॉन। ठीक है, यह जो है आपका खरपतवार नाशी है। कैसे खरपतवार नाशी है, स्थानांतरित दैहिक खरपतवार नाशी। तो दोस्तों आज का यह जो टॉपिक है आपका खरपतवार मैनेजमेंट या खरपतवार प्रबंधन, यह जो है आपका खत्म होता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आई होप यह जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो फिर आप लोग जो है और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो चैनल है उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।